गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना साहा। मैंने लॉकडाउन में चैनल तैयार किया है। मैं इसलिए मैंने ये किया कि घर में बैठे बच्चे लॉकडाउन में साइंस की पढ़ाई कर सके और समझ सके, है ना। इसलिए मैंने हिंदी मीडियम में ही पढ़ाना शुरू किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा। मैंने लॉकडाउन में क्लास 8, 9 और 10 के बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। आशा है कि आप लोग जरूर देखे होंगे। आप लोग उसे देखिए, समझिए, पढ़िए और कमेंट कीजिए। किसी चीज की जरूरत हो या कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप बोलिए, कहाँ पर मेरी क्या कमी है उसको भी आप बतलाइए, मैं उसको पूरा करूंगी, है ना। तो इस तरह मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको देखें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। आ, मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज दूर दूर तक पहुंचे। लॉकडाउन के कारण पढ़ाई का बहुत हरासमेंट हुआ है, ये मैं भी समझ रही हूँ। ठीक है। तो आप लोग भी साथ दीजिए, मैं भी करती हूँ। जब तक होगा मैं करती रहूंगी। ओके। चलिए, कल तो पिछले क्लास में मैंने डायलिसिस के बारे में और थोड़ा बतलाया था, है ना। कुछ अंग हमारे शरीर में ऐसे हैं, यदि हम लोग उस पर सोचे तो कुछ अंग है जो कि दान किया जाता है ना। ऐसे व्यक्ति को अंगदान किया जाता है जिनका कोई अंग ठीक से कार्य न कर रहा हो। जब हम लोग बहुत छोटे थे, आप लोग कितने बड़े, या आप लोग सभी और बहुत छोटे जब थे, उसमें हम लोग सिर्फ नेत्रदान सुनते थे। रक्तदान और नेत्रदान, कि चलो भाई, रक्तदान तो खैर जानते ही थे, नेत्रदान बहुत अच्छी बात है कि आपकी आंख से कोई और दूसरा कोई देख ले तो कितनी खुशी की बात है ना। लेकिन धीरे 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 विज्ञान इतना डेवलप किया, साइंस इतना आगे बढ़ गया, इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी सारी मशीनें और इतने ज्यादा ये सब सुविधाएं हो गई कि अब नेत्रदान और रक्तदान क्या, अब तो हमारे शरीर का एक एक अंग दान होने लगा है। गुर्दा होता है, दिल होता है, लीवर होता है, अग्नाशय होता है, अस्थि मज्जा, सब। बहुत बड़ी बात है कि हम दान करते हैं, है ना। जिनको जरूरत है हम उनको दान करते हैं। अंग और ऊतक दान में दानदाता की उम्र और लिंग मायने नहीं रखता है। प्रत्यारोपण किसी व्यक्ति के जीवन को बचा सकता है या बदल सकता है। ग्राही के अंग खराब अथवा बीमारी या चोट की वजह से क्षतिग्रस्त होने के कारण अंग प्रत्यारोपण आवश्यक हो जाता है। किडनी का प्रत्यारोपण तो आप लोग बहुत सुने होंगे कि उसका ट्रांसप्लांटेशन हुआ, है ना। किडनी ट्रांसप्लांटेशन अब बहुत कॉमन हो गया है। ईश्वर ने दो अंग दिया है। एक अंग से आप एक अंग से आप अपने शरीर का काम कर, और एक अंग आप दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं, है ना। दो है, दो किडनी है, एक दे सकते, एक रख सकते। लंग्स दो है, एक दे सकते, एक आप रख सकते हैं। लीवर, वह धीरे 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 बढ़ता है, उसमें ग्रोथ होता है। यदि लीवर का कुछ अंग टुकड़ा को काट करके हम दूसरे प्रत्यापित करते हैं, दूसरे पेशेंट को देते हैं, तो धीरे धीरे लीवर का साइज बढ़ता जाता है ना। इनका आकार बढ़ता जाता है, फिर वह स्वस्थ मनुष्य की तरह रहने लगते हैं। ऐसा हम लोगों ने देखा भी और सुना भी है। ठीक है। तो इसमें तो हो गया कि चलो अंगदान का बात है, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी हमेशा सोचती हूँ कि मैं कुछ दिन नेत्रदान तो जरूर करूंगी। ये हमारी हार्दिक इच्छा है, नेत्रदान में जरूर करूंगी। ठीक है, अब ये तो हो गया दान की बात। क्या होगा कुछ नहीं कोई जानता है। अब हम पढ़ेंगे जैसे कि जीव जंतु में और मनुष्य में उत्सर्जन के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग पढ़ेंगे पादप में उत्सर्जन के बारे में। पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियां प्रयुक्त करते हैं। क्यों?
पादप और हम लोग में बहुत अंतर है। जटिल, हम लोग मनुष्य एक जटिल प्राणी है। हमारे कई अंग हैं, कई अंग तंत्र हैं, है ना। हमारे शरीर का बनावट, हमारी संरचनाएं बहुत अलग है। तो पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियां प्रयुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है ना। जबकि हम लोगों के लिए ऑक्सीजन सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है ना। लेकिन यहाँ क्या है, प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। ज्यादा जल यदि हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पाते हैं। पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, है ना। पौधों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। पत्तियों का गिरना, पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियां में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट उत्पाद जैसे रेजिन, गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं, है ना। उत्सर्जन पौधे भी कर रहे हैं और मनुष्य भी कर रहे हैं, अलग अलग जीव जंतु भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों के उत्सर्जन में अंतर है। पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अलग अलग, ऑक्सीजन को वो मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं। इसके अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। जब जड़ें जल सोखती है, पत्तियों में ज्यादा जल हो जाता है, पौधों में ज्यादा जल हो जाता है, तो वे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, पत्तियों के रंध्र द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करके वे आपस में मेंटेन कर सकते हैं। जितना अधिक जल है उसको वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल में भेज सकते हैं, है ना, जो कि वायुमंडल में मिल जाता है। पादपों में बहुत से ऊतक जैसे मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियां का भी क्षय कर देते हैं। पतझड़ में भी देखिए पत्तियां, पीली पत्तियां होती वो गिर जाता है और बहुत से पौधे अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। कोशिकीय रिक्तिका में कुछ अपशिष्ट उत्पाद जो है वह संचित रहता है, जमा रहता है। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित रहता है। अन्य अपशिष्ट उत्पाद जैसे कि रेजिन, गोंद, सॉरी, अन्य अपशिष्ट उत्पाद जैसे कि रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया उनका उत्सर्जन, पौधों का उत्सर्जन। अब हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन है, प्रश्न, पौधों का उत्सर्जन में आपको लेटेक्स, रेजिन, टैनिन, पत्तियों का झड़ना, अतिरिक्त भोजन, अन्य पदार्थों के, है ना, और उत्सर्जित पदार्थों के पत्तियों में जमा करना और पतझड़ के माध्यम से उन्हें गिरा देना। पत्तियां भी पीली हो जाती है और वह पतझड़ में पत्तियां गिर जाती है। इस तरह से पादपों में उत्सर्जन होता है। अब क्वेश्चन है, वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करें।
वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम चित्र की ओर जाते हैं और आप लोग को समझाते हैं। ये है सबसे पहले विक्राणु की रचना, इनका चित्र, ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस यानी कि कोशिका की गुच्छ, इनका बंडल होता है ढेर सारा कोशिकाओं का, वही ग्लोमेरुलस कहलाता है। धमनी की शाखा, शिरा की शाखा, वृक्क धमनी, और वृक्काणु का नलिकाकार भाग, वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन का नलिकाकार भाग है, और ये लास्ट भाग जो है वह कलेक्टिंग ट्यूब से जुड़ा हुआ है, संग्राहक वाहिनी से। ये लास्ट किसका, वृक्काणु का नलिकाकार भाग जो है लास्ट छोर, यह कलेक्टिंग वाहिनी से जुड़ा हुआ, संग्राहक वाहिनी से जुड़ा हुआ। ये हो गया वृक्काणु की रचना। ये चित्र आप लोग बनाएंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसमें रेड और ब्लू कलर लगा देंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। धमनी की कलर रेड और शिरा की ब्लू, है ना। वो फिर ब्लड शुद्ध होने के बाद फिर ये रेड कलर का हो जाता है। तो ये रेड और ब्लू आप लोग डाल करके इसको थोड़ा थोड़ा अलग कर सकते हैं ताकि दिखे, पता चले, है ना। तो ये तो विक्राणु का चित्र हो गया, इसकी रचना हुई। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विक्राणु की क्रियाविधि और उसकी संरचना ये क्या है। तो ये नेफ्रॉन जो है वृक्काणु, ये उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है ना। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इसके प्रमुख अंग है, सबसे पहले है बोमेन्स कैप्सूल। ये है बोमेन्स कैप्सूल। इसका काम है नेफ्रॉन का आगे का भाग जो कप जैसा होता है ना। नेफ्रॉन का आगे का भाग जो कप जैसा होता है वह कहलाता है बोमेन्स कैप्सूल। ये इतना जो है यह कहलाता है बोमेन्स कैप्सूल। दूसरा है कोशिका गुच्छ। ये है कोशिका गुच्छ, ये कहलाता है ग्लोमेरुलस। इसमें क्या है, वृक्क धमनी तथा वृक्क शिरा के बार बार विभाजित होने से बना रक्त कोशिकाओं का गुच्छा, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस जो है वो क्या है, धमनी और मान वृक्क धमनी, ये है ना वृक्क धमनी, और वृक्क शिरा, वृक्क धमनी और वृक्क धमनी और वृक्क शिरा के बार बार विभाजित होने से बना रक्त का कोशिकाओं का गुच्छ, रक्त कोशिकाओं का गुच्छ, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। दोनों के बार बार विभाजित होने से यहाँ पर कोशिकाओं का गुच्छ बन जाता है। तीसरा है वृक्क शिरा। वृक्क शिरा, वृक्क में अशुद्ध रक्त होता है यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो वृक्क शिरा में अशुद्ध रक्त होता है, वृक्क शिरा में अशुद्ध रक्त रहता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने वाली ब्लड वेसल्स, है ना। ब्लड वेसल्स जो अशुद्ध रक्त को लाने के बाद फिर शुद्ध होने के लिए आती है। तो ये हो गया अशुद्ध रक्त को लाने वाली ब्लड वेसल्स, वृक्क शिरा। और ये है वृक्क धमनी, इस धमनी की शाखा। ये है
अशुद्ध, प्योर, प्योर ब्लड ले जाने वाली रक्तवाहिनी। ये है प्योर ब्लड वोमेन्स कैप्सूल से, ये जो वोमेन्स कैप्सूल है ना, इस वोमेन्स कैप्सूल से प्योर ब्लड ले जाने वाली रक्तवाहिनी। प्योर ब्लड वोमेन्स कैप्सूल से प्योर ब्लड, धमनी की शाखा है देखिए, प्योर ब्लड ले जाने वाली शाखा है ना, रक्तवाहिनी, प्योर ब्लड ले जाने वाली रक्तवाहिनी। ये हो गया धमनी, वृक्क धमनी और ये वृक्क शिरा। जब शिरा है तो अशुद्ध रक्त को ले जाने वाली ब्लड वेसल्स, और वृक्क धमनी है वह वोमेन्स कैप्सूल से, वोमेन्स संपुट से, वोमेन्स संपुट से शुद्ध रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी, ब्लड वेसल्स। ये है इसकी संरचना। अब है नेफ्रॉन का नलिकाकार भाग। ये देखिए नलिकाकार भाग, सब क्या हुआ, सब मुड़ा हुआ, नली क्या आकार का है, मुड़ा हुआ है। नेफ्रॉन का नलिकाकार भाग, यह जो है हेंस लूप के आगे, जो गोल 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 ये सब जो मुड़ा हुआ है उसको हेंल्स लूप कहते हैं ना। हेंस लूप के आगे वृक्काणु के अंतिम छोर कुंडलित होकर, अंतिम छोर देखिए सब है, इसको हेंसले लूप लूप बोलते हैं, है ना, हेंसले लूप बोलते हैं। तो ये वृक्काणु का अंतिम छोर, ये काफी लंबा है, यह छोर कुंडलित होकर ये मुड़ा हुआ है हर तरफ, है ना, देखिए कैसे मुड़ा हुआ है, कुंडलित होकर इस भाग की रचना करता है। और इसकी सतह पर रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है, रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। वृक्काणु का नलिका का भार अंतिम छोर जो है वह कुंडलित होकर इस भाग की रचना करता है, और इसकी सतह पर रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा हुआ रहता है, चारों तरफ रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा हुआ रहता है। अब है ये छोर, अंतिम छोर जो है वह जुड़ा हुआ रहता है संग्राहक वाहिनी से, संग्राहक नलिका से, यानी कि कलेक्टिंग ट्यूब से। तो लास्ट संग्राहक नलिका, ये नेफ्रॉन का अंतिम छोर है। नेफ्रॉन का अंतिम छोर ये है, ये देखिए, ये नेफ्रॉन का अंतिम छोर है जो कि नलिका से मिला हुआ है। अंतिम छोर एक नलिका से मिलता है ना, संग्राहक नलिका संग्राहक वाहिनी से मिलता है, और लास्ट में यह मूत्राशय तक चली जाती है। कहाँ तक जाता है ये, मूत्राशय तक जाता है, जहाँ की यूरिन जमा हो जाता है ना, ये यूरिन जमा होता है। तो ये हुआ कि वृक्काणु है क्या, वृक्काणु की रचना है, और उसके छोटे छोटे जो पार्ट है उनका क्या काम है और उनका क्या नाम है ना। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है। आप लोग चित्र का प्रैक्टिस बना के प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। अब है कि इसकी क्रियाविधि क्या है, इसकी क्रियाविधि क्या है क्वेश्चन। तो बोमेन्स कैप्सूल के जो कोशिका गुच्छ है, बोमेन्स कैप्सूल जो है उसमें जो कोशिका गुच्छ है यानी कि ग्लोमेरुसल्स जो है, उनमें हाई ब्लड, उच्च रक्तचाप के कारण उत्सर्जी पदार्थ छन कर रक्त से बाहर आ जाते हैं, है ना। हाई ब्लड प्रेशर के कारण, जिन्हें उच्च रक्तचाप रहता है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो क्या हो जाता है, छनने की जो क्रिया होती है तो उसमें उत्सर्जी पदार्थ जो है वह छन कर रक्त से बाहर आ जाते हैं, और ये पदार्थ जल के साथ कलेक्टिंग ट्यूब में आ जाते हैं और फिर यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो जाता है। क्या होता है,
हाई ब्लड प्रेशर के कारण उत्सर्जी पदार्थ छनकर यानी कि बोमेंस कैप्सूल में, कोशिका गुच्छ में, ग्लोमेरुलस में उत्सर्जी पदार्थ छनकर रक्त से बाहर आ जाते हैं और जल के साथ ये पदार्थ जल के साथ कलेक्टिंग ट्यूब में जाते हैं, इनके साथ, है ना, कलेक्टिंग ट्यूब में जाते हैं और फिर यूरिनरी ब्लैडर में यानी कि मूत्राशय की थैली में मूत्राशय में जमा हो जाती है ना। नेफ्रॉन की क्रियाविधि के बारे में मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले बोमेंस कैप्सूल का क्या कार्य है कि उसमें जो कोशिका गुच्छ है, कोशिका गुच्छ में हाई ब्लड प्रेशर के कारण उत्सर्जी पदार्थ छन कर रक्त से बाहर आते हैं और ये पदार्थ जल के साथ कलेक्टिंग ट्यूब में जाते हैं और फिर यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो जाती है, मूत्राशय में जमा हो जाता है। सेकेंड है कोशिका गुच्छ के, सेकेंड है कोशिका गुच्छ, ये कोशिका गुच्छ यानी कि ग्लोमेरुलस। कोशिका गुच्छ में हाई ब्लड प्रेशर के कारण कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ छनने की क्रिया हो रही है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड आदि भी छन जाते हैं। तो जिनसे क्या होता है, हेनेल्स लूप और नलिकाकार भाग में फिर से सोख लिया जाता है ना। जब महत्वपूर्ण पदार्थ यानी कि जो पदार्थ का यूज है, जिसका अभी शरीर में जरूरत है, वे पदार्थ यदि हाई ब्लड प्रेशर के कारण छन जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, छन जाते हैं, तो क्या होता है कि फिर उन्हें हेरेंस ग्रुप लूप और नलिकाकार भाग में यानी कि यहाँ पर, है ना, जितने कुंडली वो है इनको कहते हैं हेंसले लूप, है, हेंस और नलिकाकार भाग में फिर से सूख जाता है। हेंडेल्से लूप और नलिकाकार भाग में फिर से उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसको सोख लिया जाता है, जरूरी पदार्थ को, जो पदार्थ महत्वपूर्ण है उनको सोख लिया जाता है। इसे पुनरावशोषण कहते हैं। पुनरावशोषण यानी कि फिर से अवशोषण किया जा रहा है ना। देखिए यहाँ पर एक जगह हम लोग पढ़े थे, जैसे जैसे मूत्र इस तलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण हो जाता है ना। तो जैसे इम्पोर्टेंट पदार्थ यदि छन जाते हैं तो हेंसले लूप और नलिका भाग में फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इसको कहते हैं हम लोग पुनरावशोषण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब कीटाणु की रचना और इसकी कार्यविधि क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। यहाँ पर है कि उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पौधे भी कई विधियों का उपयोग करते हैं। उत्सर्जी पदार्थों के पत्तियों में जमा करना और पतझड़ के माध्यम से उन्हें मुक्ति पा जाना, है ना। जब पतझड़ आता है तो क्या होता है, उत्सर्जी वो पीला पत्ते, कमजोर पत्ते, डेड पत्ते, वो सब क्या होता है, वे झड़ जाते हैं पतझड़ में, वो झड़ जाते हैं। तो इससे क्या हो गया कि उत्सर्जन हुआ, पत्तियों का उत्सर्जन हुआ, सड़ा पत्ता, गला पत्ता, सूखा पत्ता, पीला पत्ता, है ना, वो पतझड़ के माध्यम से
हट जाते हैं, निकल जाते हैं। दूसरा पॉइंट कि अतिरिक्त भोजन तथा अन्य पदार्थों को फलों तथा फूलों में संग्रहित कर लेते हैं, है ना। अतिरिक्त भोजन तथा अन्य पदार्थों को क्या करते हैं, फलों या फूलों तथा संग्रहकारी अंगों में जमा कर लेते हैं। कुछ है पदार्थ जैसे कि रेजिन, गोंद, ये सब हम लोग पौधों से प्राप्त करते हैं, है ना। तो लेटेक्स है, रेजिन है, टेनिन है, एल्कलॉइड है, उसको पुराने ऊतकों में जमा करना। पेड़ से गोंद की तरह उनके छाल को जब काटा जाता है तो धीरे धीरे उसको सिक्रेशन होता है ना। तो उनके लिए वो उत्सर्जन है, लेकिन हम लोग के लिए वो फायदेमंद रहता है ना। एक्सक्रीशन, गोंद हो गया एक्सक्रीशन, तो उनके लिए वो उत्सर्जन है, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसे कई और पेड़ है जिनसे किससे प्राप्त होती है। आज हम यहीं तक रहने देते हैं। अब क्वेश्चन एक है, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है, और हमने क्या सीखा। ठीक है, हमने क्या सीखा ये हम पढ़ेंगे, और फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 से क्वेश्चन 13। ये चैप्टर काफी लंबा था, कंप्लीट हो गया। अब मुझे केवल क्वेश्चन आंसर करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगी, सारे क्वेश्चन आंसर को मैं बतलाऊंगी आप लोग को। ठीक है, आप लोग देखना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक क्वेश्चन रह गया। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।